नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल सबसे पहले बड़ी खबर है जोधपुर एसीबी का बाड़मेर में बड़ा धमाका। जी हां, जोधपुर एसीबी का बाड़मेर में बड़ा धमाका। घूसखोर आरएएस सुनील कुमार को एसीबी ने ट्रैप किया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा धमाका एसीबी ने किस तरीके से किया जोधपुर में वो आप समझिए। बाड़मेर में ये बड़ा धमाका हुआ है। घूसखोर आरएएस सुनील कुमार को एसीबी ने ट्रैप किया, रंगे हाथों पकड़ा। साथ ही ड्राइवर दुर्गा राम को भी एसीबी ने दबोच लिया है। आरएएस सुनील कुमार को गिरफ्तार तो किया ही, साथ में ड्राइवर दुर्गा राम को भी रंगे हाथों दबोच लिया गया। 10,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने ट्रैप किया और स्टे लगाने के एवज में घूस मांगी गई थी, ये जानकारी मिल रही है। साथ में एएसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी डीआईजी विष्णुकांत कर रहे मॉनिटरिंग और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ बाड़मेर से मेरे सहयोगी दुर्ग सिंह जुड़ चुके हैं। दुर्ग, किस तरीके से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या जानकारी पहले मिली थी, अभी क्या कुछ कह रहे हैं एसीबी के अधिकारी, बताएं। देखिए दीपा, निश्चित तौर पर एसीबी की राजस्थान भर में तो बड़ी कार्रवाई चली रही है, बाड़मेर में बड़ी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 10 दिन पहले इसी गुड़ामाने इलाके में रागेश्वरी गैस टर्मिनल थाने के एसएचओ को भी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था और आज एसडीएम को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल परिवादी पप्पू राम, जो कि पेशे से एडवोकेट है, जानियों की बेरी कोलियाना धोरीमन्ना निवासी है, इन्होंने जोधपुर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग सिंह राजपुरोहित के समक्ष पेश होकर यह शिकायत दर्ज करवाई थी कि खसरा संख्या 11 में उसके राजस्व आवेदन के तहत स्टे की जो डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है, उसके एवज में एसडीएम और उसका दलाल उसे परेशान कर रहे हैं, उसे रिश्वत राशि के लिए उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। इसके बाद एसीबी ने इस शिकायत का सत्यापन किया। जब यह शिकायत सही पाई गई तो आज पूरी तरीके से एसीबी ने अपना जाल बिछाया है ताकि इस भ्रष्ट आरएएस को पकड़ा जा सके। और जैसे ही आज इस व्यक्ति ने, जो एसडीएम सुनील कुमार ने, जिसकी उम्र 48 वर्ष है, गुड़ामालानी एसडीएम के रूप में पदस्थापित है, इन्होंने जैसे ही रिश्वत राशि अपनी जेब में रखी, उसी दौरान एसीबी ने इसे ट्रैप कर दिया और इसकी तलाशी के दौरान 10,000 रुपए की रिश्वत राशि इसके हाथ से पकड़ी गई। और साथ ही साथ इसका जो ड्राइवर है दुर्गा राम भील, उसे भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। एसीबी के एडिशनल एसपी से फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जब बातचीत की तो उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया कि किस तरीके से परिवादी उनसे मिला और किस तरीके से इस एसडीएम को एसीबी गिरफ्तार करने में सफल हो पाई। जी दीपा। दुर्ग, जो आरएएस हैं सुनील कुमार साहब, उनके रिकॉर्ड के बारे में भी कोई जानकारी मिली है क्या? क्योंकि लंबे वक्त से इन पर नजर रखी जा रही थी, शिकायतें तमाम मिल रही थी, लेकिन उसी शिकायत के आधार पर ही इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया। अभी रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी, पहले भी क्या ऐसे मामलों में संलिप्तता रही है या फिर शामिल हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एसीबी अब इस आरएएस की सारी पूरी हिस्ट्री खंगालने में लगी हुई है कि यह व्यक्ति किन किन कार्यों में यहाँ पर लिप्त रहा और किस तरीके से रिश्वत का पूरा ये खेल चला रहा था। और एसीबी की नजर में यह भी अब मामला जांच का विषय है कि इस एसडीएम के जरिए और कितने लोग हैं जो ये पूरा भ्रष्ट तंत्र जिले में चला रहे थे और इस भ्रष्टाचार की राशि जो ये वसूल करता था परिवादियों से, इसका हिस्सा कहाँ कहाँ जाता था, ये भी एसडीएम से पूछताछ के बाद क्लियर हो पाएगा। एसीबी जो मोबाइल है, दूसरे जो यहाँ पर जांच के लिए जरूरी चीजें हैं वो भी जब्त कर चुकी है और सबकी पड़ताल की जा रही है। और दीपा, उम्मीद की जा रही है कि बहुत बड़ा भ्रष्ट तंत्र है वो इस एसडीएम के मोबाइल और दूसरी जो चीजें यहाँ से जो बरामद हुई है उसको खंगालने के बाद मिल पाएगी। बिल्कुल, दस्तावेज आपने कहा दुर्ग के लगातार खंगाले भी जा रहे हैं, कुछ बड़े डिटेल्स हैं जो हाथ लग सकते हैं एसीबी की। और ये राशि जाती कहाँ थी और कौन कौन से बड़े अधिकारी या फिर बड़े लोग जो इस खेल का पूरा हिस्सा बने थे, उन तक भी जांच का दायरा पहुंचेगा, वो भी जद में आएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए। दुर्ग, लगातार नजर आप बनाए रखेगा। एसीबी जोधपुर के पास गुड़ामालानी से एक परिवादी पप्पू राम एडवोकेट है, वो पेश हुआ था अपने सहपरिवादी क्लाइंट के साथ जो पोपट राम है। उसकी यहाँ पे कोई खसरा नंबर 11 जमीन है। उस जमीन पे अपरार्थीगण के विरुद्ध स्टे के ऑर्डर के लिए एसडीएम साहब के पास गए थे, तो एसडीएम साहब ने उनसे रिश्वत की मांग की थी, नियमानुसार सिस्टम का बताते हुए कि रोजाना यहाँ पे 10,000 रुपये 5,000 रुपये लगते हैं। इस हिसाब से उन्होंने हमारे
चलिए आगे बढ़ते हैं। एसजीएसटी जयपुर झालाना क्षेत्रीय कार्यालय में हंगामा हो गया। जी हां, उपायुक्त राकेश राजौरिया की बदसलूकी से परेशान। एसजीएसटी जयपुर झालाना क्षेत्रीय कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। उपायुक्त राकेश राजौरिया की बदसलूकी से बेहद परेशान कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। राजौरिया की बदसलूकी से लोग परेशान है, कर्मचारी परेशान है, मोर्चा खोल दिया गया। उपायुक्त एसजीएसटी जयपुर जोन 3 आरएएस राकेश राजौरिया पर आरोप है बकाया रिफंड की सूची देने में मामूली देरी को लेकर कल टीए को सुनाई खरी खोटी। ये आरोप है राजौरिया पर। बकाया रिफंड की सूची देने में मामूली देरी हो गई थी, उस देरी को लेकर कल टीए को खरी खोटी सुनाई थी। और कर सहायक रणजीत को गालियां देने की भी झालाना में चर्चाएं चल रही हैं। आरएएस राकेश राजौरिया के पदभार संभालने के बाद ये तीसरी घटना बताई जा रही है। पहले भी 2 मामले ऐसे आए हैं जिन पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है, आरोप लगे हैं राकेश राजौरिया पर। ये तीसरा मसला है, आप समझिए। आज सुबह से ही डीसी 3 कार्यालय में सूनापन है, खाली पड़ा हुआ है। डीसी 3 कार्यालय के कर्मचारी और अन्य जोन के स्टाफ घटना के विरोध में बाहर लोन में एकत्रित हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आरएएस राकेश राजौरिया के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। और 26 जनवरी को झालाना में झंडारोहण कार्यक्रम हुआ था, जिसमें भी राजौरिया मौजूद नहीं रहे थे। झंडा फहराने की बात को लेकर वो नाराज थे। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल का मैं सीधे रुक करूंगी। निर्मल, राजौरिया को लेकर खबर तो पहले ये मिल रही है कि पहले भी 2 मामले जिनको लेकर लोगों में गुस्सा है, ये तीसरा मसला है। क्या कुछ हुआ था, जरा बताएं विस्तार से। निर्मल, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश कर रहे हैं निर्मल से बातचीत करने की, संपर्क करने की। आखिर ये पूरा मसला है क्या, कब से पूरा विवाद चल रहा है, जो कर्मचारी नाराज चल रहे हैं वो आखिर चाहते क्या है, इसको लेकर भी डिटेल्स आगे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब सीधी तस्वीर आ रही है, आपको अब सुनाते हैं। सीएम का बजट संवाद थोड़ी देर के बाद शुरू भी हो जाएगा। सीएम अशोक गहलोत का बजट पूर्व संवाद आज और कल कई वर्गों के साथ चर्चा। आज औद्योगिक व्यावसायिक संगठनों से चर्चा। ये बजट पूर्व चर्चा है, बजट पूर्व संवाद है, ये आप समझिए। 10 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत भी होनी है। उसको लेकर कैसा बजट होगा राजस्थान के लिहाज से, राजस्थानियों के लिहाज से, इसको लेकर आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। और ये चर्चा सिर्फ आज नहीं होनी है बल्कि कल भी चर्चा होगी, कल भी 2 स्लॉट में जैसे कि आज होने हैं। इसी पर अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके, सीधा मैं उन्हीं का रुख करूंगी। नरेश लाइव जुड़े मेरे साथ। नरेश, आज क्या कुछ होना है, क्योंकि 12 बजे का वक्त रखा गया था, अलग अलग वर्गों के साथ संवाद 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे भी होनी है। सबसे पहले आज क्या कुछ खास, कौन कौन से वर्ग होंगे जिनसे सीएम सीधे संवाद करेंगे? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि 10 फरवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है, यानी इस विधानसभा के सत्र में प्रदेश का बजट रखा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। लेकिन बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रदेश के जो महत्वपूर्ण जो लोग हैं, जो अहम लोग हैं, जो कि यहाँ की ये कह सकते हैं औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, या प्रदेश के युवा है जो देश का भविष्य है, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या मांग है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए, किस तरह जो सरकार है वो एक खाका पेश करे राजस्थान के विकास का। तो इससे पहले इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन तक जो है वो संवाद का कार्यक्रम रखा है। अभी कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री आवास से ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो आज और कल 2 दिन जो है वो मुख्यमंत्री संवाद करेंगे और इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 मीटिंगें आज होगी और 2 मीटिंगें कल होगी। जहां तक आज पहली मीटिंग की बात करें तो एक कर परामर्शदात्री समिति की बैठक है, जिसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मौजूद रहेंगे, ऊर्जा मंत्री और जो जलदाय मंत्री बीडी कल्ला है वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ये मुख्यमंत्री आवास से जुड़ेंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव रहेंगे, एसएस फाइनेंस है वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वित्त विभाग के जो अधिकारी है वो भी रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही विभिन्न जो औद्योगिक संगठन है, विभिन्न जो औद्योगिक संस्थान है, उनके प्रतिनिधियों को भी मुख्यमंत्री ने बुलाया है। ये तमाम जो प्रतिनिधि है सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। तमाम जो प्रतिनिधि है जिनको बुलाया गया था उनमें से अधिकांश जो है वो सचिवालय पहुंच चुके हैं। औपचारिक रूप से कुछ ही देर में ये संवाद कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन और आज दोपहर को अगर हम बात करें तो दूसरी बैठक है दोपहर बाद शाम को 4 बजे से, वो होगी युवाओं को लेके, खेलों को लेके, महिलाओं को लेकर। तो उनसे विभाग से जुड़े जो मंत्री हैं वो तब इस बैठक में जुड़ेंगे। लेकिन सीधा
सा मकसद आप इसका ये समझिए कि 2 दिन की जो मैराथन संवाद चलेगा, इसका मकसद सीधा सा ये है कि प्रदेश का जो बजट है वो किस तरह का होना चाहिए, महिलाएं क्या चाहती और है, इसका मोटिव ये मकसद ये है कि प्रदेश का बजट कैसा हो, सभी की राय ली जाएगी, उसके बाद उन प्रावधानों को हो सकता है बजट में शामिल भी किया जाए, वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते सीधे आपको राज्यसभा लिए चलते। राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोल रहे हैं राज्यसभा के भीतर, आपको सुनाते हैं। करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों के लिए, और जो राज्यों को 32% दिया जाता था उसके स्थान पर 42%। और मुझे ध्यान है उस समय कैबिनेट में कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे, तो मोदी जी ने कहा था कि देखिए गांव का विकास करना है तो पैसा गांव में पहुंचना चाहिए, और केंद्र से ज्यादा अच्छी पहचान राज्य अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए कर सकते हैं। वो समस्याओं के नजदीक हैं, निराकरण उनके हाथ में है, और अगर पैसा उनके पास रहेगा तो वो अच्छी योजनाएं बना सकेंगे, और जब राज्य आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। इस भावना के अंतर्गत 32 से 42% पैसा उस समय देना स्वीकार किया था। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है, और 15वें वित्त आयोग ने 2,36,850 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को देने का रिकमेंडेशन किया है, उसको मंत्रिपरिषद ने स्वीकार कर लिया है। 70,000 करोड़ रुपया नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के निकायों के लिए स्वास्थ्य के लिए देना उन्होंने रिकमेंड किया है। उसमें ग्रामीण निकाय के लिए 43,000 करोड़ रुपया लगभग है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अब इन 5 सालों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया व्यय होगा। अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। डीएवी शैक्षणिक समूह का यूनाइटेड डे आज है और इसी खास मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी भी है। ओम बिरला यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ भी किया। डीएवी शैक्षणिक समूह का यूनाइटेड डे, किरण रिजिजू को आप सुन रहे हैं, इस वक्त की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और इस खास कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी है। शुभारंभ यूनाइटेड डे का आज उन्होंने किया था। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू यहाँ पर मौजूद। 2 करोड़ लोगों का परिवार है डीएवी समूह, और अपने आप में यूनाइटेड डे इसका एक प्रतीक है। देश में एकता का संदेश देता है यूनाइटेड डे, और वहाँ पर मौजूदगी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की। यहाँ से क्या कुछ कहा जाता है खेलों को लेकर, देश की एकता का जिस तरीके से प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि 2 करोड़ लोगों का समूह परिवार है डीएवी, और इसीलिए भी कहा जा रहा है कि देश में एकता का जो संदेश है वो डीएवी से जाता है, यूनाइटेड डे। इसीलिए आज एक खास कार्यक्रम जिसका शुभारंभ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। चलिए न्यूज ब्लास्ट में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, नई दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट है। वसुंधरा राजे की 8 मार्च की प्रस्तावित गोवर्धन परिक्रमा यात्रा, नई दिल्ली से अदिति नागर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। महत्वपूर्ण खबर है, वसुंधरा राजे की 8 मार्च की प्रस्तावित गोवर्धन परिक्रमा यात्रा, और इस यात्रा को लेकर भाजपा और कांग्रेसी क्षेत्रों में एक सवाल उठ रहा है। क्या मैडम बनाने जा रही है एक अलग से पार्टी? ये सवाल न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेसी भी इसको पूछ रहे हैं। क्या मैडम बनाने जा रही है एक अलग पार्टी? क्या मैडम सतीश पूनिया के समानांतर करेगी अपनी अलग सभाएं भी? अब इस बारे में जानकार सूत्रों ने बड़ा खुलासा कर दिया है, इसको स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैडम का अलग पार्टी बनाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैडम है भाजपा की एक अनुशासित कार्यकर्ता। कहा जा रहा है राजे के लिए कि भाजपा की अनुशासित कार्यकर्ता है वसुंधरा राजे। मैडम की स्वर्गीय माताश्री विजया राजे सिंधिया और पूरा परिवार रहा भाजपा को समर्पित। ऐसे में आखिर कहां उठता है मैडम की पार्टी से अलग होने का सवाल? अभी 3 दिन पहले आपको याद होगा मैडम अमित शाह से भी मुलाकात कर चुकी है, लंबी बातचीत दोनों के बीच में हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी चर्चा हुई और फोन पर भी खुद प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बात हो चुकी है। दोनों ही नेताओं को मैडम ने स्पष्ट आश्वासन भी दिया था। एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह राजस्थान में पार्टी को मजबूत करने का आश्वासन प्रधानमंत्री को भी, साथ में गृह मंत्री अमित शाह को भी दिया। और साथ ही फिलहाल मैडम दिल्ली में है, पारिवारिक कार्य में व्यस्त हैं, पारिवारिक
वजहों से दिल्ली में इस वक्त वो मौजूद हैं और अपनी बीमार पुत्र वधू निहारिका की देखभाल में वो व्यस्त चल रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। चर्चाएं भी चल रही थी कि क्या अलग से पार्टी बनाने पर विचार कर रही है वसुंधरा राजे, लेकिन जो जानकार सूत्र हैं उन्होंने इस पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर आज तक राजे ने काम किया है, आगे भी वही होने वाला है। प्रधानमंत्री से फोन पर बात की, आश्वस्त उनको किया, आश्वासन उनको दिया और अमित शाह से दिल्ली में लंबी बैठक भी उनको हुई थी, चर्चा हुई थी, वो तस्वीर भी सामने आई थी, जिसके बाद से कहा यह जा रहा है कि जो अटकलें चल रही हैं वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रही हैं, उनका परिवार रहा है, एक निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर सभी ने काम किया है और राजे भी उसी तरीके से पार्टी का हिस्सा हमेशा रहेंगे। सिद्धांत की राजनीति, जी हां, उदयपुर निगम में सिद्धांतों और राजनीति के फेर में फंसे भाजपा पार्षद। सिद्धांत की राजनीति कैसे चल रही है, कहां चल रही है, वो पूरी खबर आपको समझनी होगी। उदयपुर निगम में सिद्धांतों और राजनीति के फेर में फंसे भाजपा पार्षद निगम के सर्वे सर्वा बात पर आड़े लाते अपने सिद्धांत को। उधर इनसे छोटे वाले नेताजी शहर में जमा रहे अपना वर्चस्व और सुना है भाई साहब की छत्र छाया में रहकर करना चाह रहे खुद को स्थापित भी, और ऐसे में पार्षद निगम मुखिया के सिद्धांतों से भरी बातें सुनकर होते व्यथित, तो फिर छोटे साहब इन पार्षदों को देते राहत भरी दिलासा। हालांकि इन सबसे नहीं भरता बेचारे पार्षदों का मन, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट की दरकार है, क्योंकि उन्हें तो अपने वार्डों में विकास के लिए बजट चाहिए, बजट की दरकार है, ताकि जो जनता ने वोट देकर उनको पार्षद बनाया उनके सामने वो अपने कार्यकाल का हिसाब रख सकें, आगे का रास्ता उनके लिए भी साफ हो। अब यहाँ पर किस तरीके से सिद्धांतों की लड़ाई चल रही है वो भी आपको समझना होगा, सिद्धांत किस तरीके से आड़े आ रहे हैं वो भी आप समझिए। लेकिन पार्षदों का मानना ये है कि काम करने के लिए, अपने इलाके में काम करवाने के लिए बजट की दरकार होती है और उस बजट के लिए वो आगे जाएंगे, बातचीत करेंगे। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि पार्षदों को लेकर भी जो स्थिति वहाँ पर दिखाई दे रही है, फिलहाल वो मानने को तैयार है या फिर वो फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आगे बढ़ते गृहनगर कोटा के दौरे पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, अनंतपुरा से तस्वीरें, अनंतपुरा फ्लाईओवर ऑक्सीजोन प्रोजेक्ट देखे। गृहनगर कोटा के दौरे पर है, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बता रहे हैं। कलेक्टर उज्जवल राठौड़, यूआईटी विशेष अधिकारी आरडी मीणा, वहां पर उनकी मौजूदगी है। यूआईटी सचिव राजेश जोशी भी साथ में मौजूद हैं। गृहनगर कोटा के दौरे पर यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल, और वहां पर जाकर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको उन्होंने देखा भी, अधिकारियों से उसका फीडबैक भी लिया, प्रोजेक्ट्स की कार्य गति, निर्माण गुणवत्ता की रिव्यू वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कोटा जब भी पहुंचते हैं, जो वहां पर विकास कार्य चल रहे हैं वो कहां तक पहुंचे हैं और जो समय निर्धारित किया गया है उन विकास कार्यों को पूरा करने के लिए क्या उसी हिसाब से काम आगे भी बढ़ रहा है या फिर कोई लापरवाही की जा रही है, इस पर भी लगातार नज़र शांति धारीवाल की रहती है। और चूंकि ये तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए, अधिकारी उनके साथ में है, यूआईटी के सचिव भी वहाँ पर मौजूद हैं, कलेक्टर साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ सभी से कामों के बारे में फीडबैक वो ले रहे हैं। तय समय पर ही काम पूरा करना है, इसको लेकर लगातार निर्देशित अधिकारियों को वो करते रहते हैं। अब सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं। यूनाइटेड डे के मौके पर ओम बिरला संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे सुनाते हैं। डीएवी शैक्षणिक समूह का यूनाइटेड डे आज, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सुनिए। व्यापक योगदान है और वर्तमान में इस शिक्षा के और संस्कार के माध्यम से किस तरीके से हम हमारे विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाकर देश की सेवा का काम कर रहे हैं। डीएवी परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें आज करीबन 917 कॉलेज और स्कूल मिलाकर, और जिसमें 25 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इस संस्थान में आज प्रवेश अध्ययन कर रहे हैं। और डीवी का इतिहास हम देखते हैं तो हमें लगता है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, मैं कितने ही लोगों के नाम लूं जिन्होंने
डीएवी संस्थान से अपनी शिक्षा प्राप्त की, संस्कार प्राप्त किए और महर्षि दयानंद जी की दिशा के अंदर देश की सेवा, समर्पण, त्याग की भावना से देश में व्यापक परिवर्तन का काम किया। निश्चित रूप से ऐसी संस्थान में आने के बाद मुझे भी गर्व महसूस होता है और नई प्रेरणा मिलती है नई दिशा की ओर काम करने के लिए। मैं सर्वप्रथम महर्षि दयानंद सरस्वती जी का वंदन करता हूँ। एक ऐसे युगदृष्टा थे जिनकी सोच उस समय से कहीं आगे चलती थी और इसलिए उस समय का कालखंड हमारी सामाजिक कुरीतियों से, हमारी धार्मिक रूढ़िवादियों से बहुत झगड़ा हुआ था और उस समय महर्षि दयानंद जी को एक नए समाज सुधारक के रूप में, एक नए परिवर्तन की सोच देने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। जब संपूर्ण समाज के अंदर धर्म के आधार पर, समाज की प्रचलन के आधार पर रूढ़िवादी समाज की ओर बढ़ रहा हो और उस समय विपरीत दिशा में जाकर समाज में एक व्यापक परिवर्तन करना, समाज सुधार में धार्मिक परिवर्तन की दिशा के लिए समाज को कहना, रूढ़िवादी अपने अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए दिशा देना, एक ऐसा विचार इस देश के अंदर महर्षि दयानंद जी ने दिया, जिसका कारण है कि आज भारत नए परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। महर्षि दयानंद जी का इतना ही नहीं था। उस समय 1857 की जब क्रांति हो रही थी, उस 1857 की क्रांति के मुख्य सूत्रधार थे तो महर्षि दयानंद जी थे, जिन्होंने देश की उस समय, वो जानते थे कि 1857 से एक क्रांति से देश आजाद नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने दिशा दी, क्रांतिकारियों को विचार दिया और क्रांतिकारियों के विचार के आधार पर उस समय एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और मैं कह सकता हूं उस समय उस आज़ादी की लड़ाई के लिए उनका एक व्यापक योगदान था, समाज सुधार में एक व्यापक योगदान था और एक नई दिशा वैदिक के द्वारा समाज में परिवर्तन करना हमारी